one. Go straight to. चलिए जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर से आगे नया दौर में इस खसूसी ब्रॉडकास्ट के साथ हम वापस हैं। अभी आपने देखा कौमी असम्बली का इजलास जो है उसने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है वो मंजूर कर ली है। आपने देखा होगा कि 174 जो अरकान असम्बली थे वहां मौजूद थे और उन्होंने वोट डाला। और नजम सेठी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं रात के इस पिछले पहर में, बहुत थके हुए हैं, बट थैंक यू सेठी साहब फॉर बीइंग विद अस। जी सोलंकी साहब आप स्टार्ट करें अपना सवाल एनएस से। मैं तो सवाल की बजाय सेठी साहब इस नए पाकिस्तान के नाम पर जो एक फिस्ताई आमरीत कायम हुई थी पाकिस्तान में, उसके खात्मे में बहुत सारी बहादुर आवाजें थी जिन्होंने हिम्मत और बहादुरी के साथ उस आमिर के सामने, सिविलियन डिक्टेटर के सामने आवाज बुलंद की। सेठी साहब उन तमाम तवाना आवाजों में से थे। तो एक तरह से एक ऐसे दिन पर आज जो कि 10 अप्रैल है, और 10 अप्रैल पाकिस्तान में यौम आइन है, यौम दस्तूर है, क्योंकि इसी दिन 10 अप्रैल को 1973 को पाकिस्तान का मुत्तफ़िका आइन सामने आया था, जो आज भी कायम है। और उसी आइन की बदौलत और उस आइनी इदारों की वजह से आज एक सिविलियन डिक्टेटर अपने अंजाम को पहुंचा है। तो सेठी साहब, सवाल मेरा यही है कि ये बताएं कि ये कैसे थे साल और अब आगे क्या करना है। कैसे से साल, ये 4 साल कैसे गुजरे हैं, ये पूछ रहे हैं आप? जी I don't know whether anybody is interested in that. सोलंकी साहब बड़े बुरे गुजरे हैं, and thank God he's gone. और मेरा ख्याल है it was touch and go, and बड़ी he fought like a tiger, but in the end he crumpled. मैंने देखा अपने उसने साथियों को भी threw them under the bus. They were desperate, and then जब उसको सब छोड़ गए तो फिर he had no choice, but फिर भी खुद भी मतलब he didn't resign, didn't do contempt of court, कुछ भी नहीं किया और चुप करके he was voted out dishonorably. बहुत he got his just desserts, frankly. I have no sympathy for him. He was a fascist, and unfortunately वो एक hero का cult had developed around him. Partly it had to do with the new generation, उनको जो पुरानी जनरेशन के जो सियासी लीडर्स हैं जो इन एंड आउट रहे हैं, and who've really not done much for Pakistan in that way. They had no sympathy and love for them. So in a sense, when this hero cult figure came along, तो उसके पीछे लग गए सारी ये नई जनरेशन. And I don't blame them, because after all सारी दुनिया में ये एक नारा था चेंज का. डोनाल्ड ट्रंप भी चेंज की बात कर रहा था, और फ्रांस के अंदर जो राइट विंग फोर्सेस हैं वो भी यही करती हैं. फैशिज्म से बड़ा चेंज क्या हो सकता है? अनफॉर्चुनेटली जो फैशिज्म डिलीवर ना करे फिर उसका यही हशर होता है कि द ओल्ड रीअसर्ट्स इटसेल्फ, एटलीस्ट उसमें कोई डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस होती हैं. तो अब सूरत हाल ये है कि जिस एस्टेब्लिशमेंट ने इनको चुना, देयर वर टू मेन कैरेक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर दिस, जनरल पाशा एंड जनरल ज़हीरुल इस्लाम. ये the young Turks, you might call them, जिन्होंने नवाज शरीफ को और पहले ज़रदारी को अंडरमाइन किया, फिर नवाज शरीफ को अंडरमाइन करके निकाला, इसको तैयार किया, and put it all together for him. मुझे याद है once I was sitting with General Musharraf in Dubai after he was in exile, and while we were sitting there he got a phone call. This is around 2011, 12, 13, 14, and about 14, 15. And he took the call, and I could see that it was Imran Khan on the other side. वो बातों से पता चल रहा था, हाँ इमरान क्या हाल है. तो उसके बाद जनरल मुशर्रफ started off in a diatribe against Imran and revealed so many interesting things about him that I किसी वक्त किताब लिखेंगे तो उसके अंदर फिर वो सारा कुछ शाया करेंगे. And then also
one realized who was backing him at that time. And so, you know, it's been a long struggle for him, of course, personally, but हर किस्म की opportunism उसने करने की कोशिश की at every stage. And I think ambitious generals thought के ये amenable होगा, हीरो भी है, कल्ट फिगर भी है, नया शक्ल है, बातें भी कर लेता है, और इसको ग्रूम करते हैं. और जैसे पहले उन्होंने सारे सियासतदान जो आजकल भी हैं, पहले भी जो चले गए हैं, सब उन्हीं की नर्सरीज में पैदा हुए और नरिश हुए. आई कांट थिंक ऑफ वन, मे बी वन और टू जो नहीं थे उनकी नर्सरीज में, बट देन most of them came from the same nursery. तो ये एक और एक्सपेरिमेंट किया इस दफा, बट दिस टाइम दे वर डिटरमिन्ड बिकॉज जरदारी साहब जाने से पहले 18th अमेंडमेंट वगैरह कर गए थे, जिसके साथ फेडरल गवर्नमेंट जो थी और उसके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे जिसमें से फौज को पैसे मिलते हैं वो कम हो गए थे, और देयर वाज कंसर्न. एंड देन देयर वाज ऑल दिस टर्मोइल इन द पेरिफेरी ऑफ पाकिस्तान, separatist movements, then religious sentiment, passions, foreign intervention. So Imran Khan would be just the right stooge to have, the good face to present the world. We'll run the thing behind the scenes. Or that's what they tried to do. First they rigged the elections and they brought him in. And I think the intention was not dishonorable. The intention was कि यार मुल्क को चलाना है, वो तो चला नहीं सके पहले, बड़ी ये हो गया, वो हो गया, और इसको हम चलाएंगे, मगर हम इनडायरेक्टली चलाएंगे, बिकॉज वी नो हमारे पास टेक्नोक्रेट्स हैं, हमारे पास डिसिप्लिन है, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे पास स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, वी हैव एवरीथिंग, एंड इट बी अ गुड स्टूडेंट. बट एक्चुअली इट डजंट वर्क लाइक दैट. आई हैव ऑलवेज सेड दैट कि व्हेन यू आर इन द प्राइम मिनिस्टर्स चेयर, इवन समबडी लाइक जुनेजो, उससे ज्यादा टिमिड आदमी कौन हो सकता था? एंड इवन जुनेजो could not be tolerated. So therefore जो भी उस कुर्सी पे आता है, सूरर और लेटर, उसके साथ जो लोग इर्द गिर्द होते हैं और जो उस कुर्सी का अपना पावर होता है, जो डे बाय डे आपको ड्रंक करता है विद पावर. एंड देयर कम्स अ टाइम व्हेन पावर एंड ऑनर बिकम इक्वल और बिगिन टू vie with each other for supremacy in the individual's personality. तो वो जब फिर ऑनर की बात आ जाती है तो यू फील इंसल्टेड, यू फील स्लाइटेड अगर आपको कोई आके कहे या सलूट ना करे या ये ना करे या वो ना करे, और इंज कर लो तो ऐसा कर लो, या ऐसे नहीं कर सकते, या ये है, या रिजेक्टेड. तो फिर उस वक्त ये हमारी सोसाइटी के अंदर ये इशू है ना, ट्राइबल का ऑनर, इज्जत एंड सो ऑन. तो ये चीजें देन, और बड़े लोग होते हैं फीड करने वाले आपको कि यार देखो जी वैसे, देखो जी आप सुनाए ना जी उनको, आफ्टर ऑल आप अवाम, आपने आपको अवाम ने इलेक्ट किया एंड सो ऑन. तो आई थिंक they brought him in, and then for 2 years they tried to guide him. And I can quote you a sentence that a very senior military official, when briefing junior officials, said, quote unquote, okay, you know, for 2 years he has not been listening to us, and now look at what he's gone and done, isolated us, and if he carries on like this, it's not acceptable. And so they began to realize this 2 years ago, and I think that's when I found out the disillusionment that was setting in. और उस वक्त फिर मैंने अपना तज्जिया करना शुरू किया, बिकॉज मेरा ये मौक़िफ़ हमेशा रहा है कि अगर आप एक चीज देख रहे हैं और वो देख रहे हैं कि वो उभर रही है और बढ़ती जा रही है, तो फिर इसका ये मतलब है किसी न किसी स्टेज पे क्वांटिटी इज गोइंग टू टर्न इनटू क्वालिटी. वो किसी न किसी स्टेज पे जो चीज बढ़ती जा रही है वो कहीं ना कहीं आके एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी. द ट्रांजिशन विल बिकम अ ट्रांसफॉर्मेशन. This is what I've learned in analysis and in history, whether you look at reformist movements or anything. तो यहाँ भी वही हो रहा था, कोई रिवर्सल नहीं हो रही थी. थिंग्स वर डेवलपिंग इन अ वे दैट इट वाज बिकमिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट फॉर द टू साइड्स टू स्टिक टुगेदर. एंड इवन दो हर स्टेज पे वो मरम पट्टी करते थे, बट स्टिल इट वाज बिकमिंग अनटेनेबल. एंड देन माय इन्फॉर्मेंट्स, आई थैंक गॉड आई हैव गुड इंफॉर्मेशन सोर्सेस, वहां से पता चला कि ये जो आर्ग्यूमेंट थी कि ऑप्शंस नहीं है उनके पास, नवाज शरीफ इज नॉट एन ऑप्शन, Zardari is not an option. They are unhappy with Imran Khan, but options नहीं है उनके पास. तो क्या करें? They are sticking with him.
तो दैट वाज रॉन्ग एनालिसिस। उसकी वजह ये है कि ऑप्शंस तो बन जाते हैं ना, तारीख बनाती है ऑप्शंस। इट कंपेल्स यू to review everything. When something is going wrong, even an old option that doesn't look good suddenly becomes attractive, provided you can mold it a little way and you can review it and address it. Ye again, it's all जी history में क्या क्या बिल्कुल। होता है, how people move forward and movements take place and things happen, governments come and go. तो जब ये देखा कि अब that Imran is taking advantage of this, कि इनके पास options ही कोई नहीं है except for me. They found out कि वो कहता है कि इनके पास कोई ऑप्शंस नहीं। और अच्छा, उनका तो सारी ट्रेनिंग ये है कि ऑप्शंस की, हर दूसरे दिन वो ब्लूप्रिंट्स लेके बैठ जाते हैं, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग करते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं, गेम थ्योरी खेलते हैं। वो दैट्स देयर होल ट्रेनिंग। तो वो तो फिर दे से अच्छा फिर लेट्स लुक एट ऑप्शंस, बिकॉज अगर ऑप्शंस नहीं हम देखेंगे तो फिर तो वन साइडेड हो जाएगा। ही शुड नो वी हैव ऑप्शंस, then things begin to roll in a particular way, and then power struggles take place, personal ambitions come in the way, so you have to monitor all that and see what is happening. Unfortunately, some of us were able to do that, which is why I started predicting in November after that big issue with the ISI, or the ISI happened. So my sources in the establishment told me, and things that I thought कि ये तो अब बहुत मुश्किल हो गया है, ये नहीं कर सकेंगे, ये उधर वो सोच रहे हैं ऐसे, जो कैबिनेट के मेंबर्स बता रहे थे कि अंदर की थिंकिंग क्या है, और इधर मुझे एस्टैब्लिशमेंट सोर्सेज बता रही थी कि यहाँ किस किस्म की बातें हो रही है। So it was, and then when I found out that the opposition also had begun to think and understand the way things were developing and were now planning on moving in a particular way, so I realized कि ये तो फिर जाएगा एक जगह पे। And I think at every stage from November onwards, I have been writing every week and discussing and analyzing things and saying कि अब next step ये, next step ये, next step ये delay है, इसकी वजह से delay हुई है, अभी आगे जाएगा, अभी ऐसे होगा। And fortunately, one's analysis proved to be right. I think we are very fortunate that it actually ended up this way, that constitution and democracy जो है has survived, and I think it's a very big step. ये पुराने जमाने में मार्शल लॉ लगते थे, अब नहीं लगते। और मैं समझता हूँ ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, दिस वाज अ हिस्टोरिक जजमेंट। दिस इज व्हाई मैंने चीफ जस्टिस साहब को सलाम किया एंड कॉल्ड हिम द हिस्ट्री मैन। और उधर अथर मिनल्ला साहब जिस किस्म के अच्छे काम कर रहे हैं, आई हैव कॉल्ड हिम अ राइजिंग स्टार, बिकॉज़ दिस इज द फैक्ट। आई मीन फॉर अस दिस इज वेरी इंस्पिरेशनल। दिस इज द सॉर्ट ऑफ, दीज आर द सॉर्ट ऑफ जजेस वी वांट। बड़ी चीजें सुनी थी इनके बारे में कि फलाना बड़ा टिमिड है, और फलाना एस्टैब्लिशमेंट का आदमी है, और फलाना ये है, फलाना वो है, बट एट द एंड ऑफ द डे the judges came through at a very critical moment in our history, in our time. आप imagine नहीं कर सकते उनके ऊपर कितना pressure था not to take this route. Because देखिए, let's admit it, 90% of families of military officers were pro-Imran and retired also. And this was a very major factor. Because they were pro-Imran, because they're anti-Nawaz, they're anti-Zardari. तो इसलिए they and of course उनकी तो ट्रेनिंग की बड़ी linear किस्म की होती है, black and white होती है, and honor and pride is more important to them than other things which matter to other people. You know, उनकी तो economy जो है वो तो assured होती है, both with their salaries, their pensions, their perks and everything else, so they don't have to worry. But आम people से पूछना चाहिए ना उनका क्या असर हो रहा था पिछले 4 साल, and so therefore there was a lot of internal pressure on the leadership of the establishment. Okay, nahi, stick with this guy. And I think wahan bhi, eventually, it took a lot of time for them to come to this conclusion that this guy is just not on. And we are better off working with somebody like Shahbaz, who's a good administrator, is pro-establishment, will not step on them. And I think Mian Nawaz Sharif took a good decision to step back a little bit and allow the process to move forward. There will be time. I think everyone learns from their mistakes. No one makes the same mistake again. At least not 3 times. You can do it twice, but and I think तो मैं समझता हूँ कि all's well that ends well, but it has been a very rough time. आज का दिन स्पेशली सेठी साहब, आपने तो, हमने तारीख को तो देख लिया, आज का जो नर्व रैकिंग में तो सर में दर्द हो गया हुआ है सुबह से देख कर, और जो आखिरी मिनट तक वो कर रहे थे, ये जरा बताएं कि ये क्या जिद थी। और आज भी आखिर में इन्होंने काबीना का एक इजलास किया जिसमें कोई फैसला लेने की कोशिश की, और
पता चला कि वजीर भाग खड़े हुए? सेठी साहब, देखिए, मैं समझता हूँ कि ये मैडनेस नहीं हो सकती थी विदाउट सम प्रोडिंग. अब व्हाट एडवाइस वाज, हु वाज गिविंग हिम एडवाइस? बिकॉज ये हो नहीं सकता ना कि ये सारा कुछ उन्होंने खुद ही सोच समझ के किया हो एंड ब्रॉट इट टू दिस पास. जरूर इसमें लोग थे जो कि उनको एग ऑन कर रहे थे, हाँ में हाँ मिला रहे थे, उसकी ईगो को फीड कर रहे थे, उसकी एरोगेंस को फीड कर रहे थे. और देन देयर वर आल्सो पीपल जिनके अपने एम्बिशंस थे. मेरा ख्याल है एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी, जुडिशरी के अंदर भी, और ब्यूरोक्रेसी में भी, people who were close to him or had access to him or created access to him. So इसलिए I don't hold him responsible. I think this was a power struggle going on between the facade of Imran Khan and, say, the Sharifs. There was something else going on, and there were big players involved in this. इस वक्त one knows many things, but this is not the time for me to go into all that. I think I want this transition to move forward. बिल्कुल. जो भी है उसको अब रहने दें, देखा जाएगा. लेट्स मूव फॉरवर्ड. लेकिन सेठी साहब, वो इसके ऊपर थोड़ी सी बात करनी इसलिए जरूरी है कि अभी एक गवर्नमेंट बड़े मुश्किल हालात में इलेक्ट होगी. एक नया वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब मोस्ट लाइकली बड़े मुश्किल हालात में इलेक्ट होंगे. और अगर ये पावर स्ट्रगल्स की जो आपने बात कही है, तो ये तो फिर इम्पैक्ट करेगी ना इस पूरे अमल को भी. नहीं, इट्स ओवर. ठीक. इमरान खान के साथ जो इसके सपोर्टर्स थे, देयर आल्सो गॉन और गोइंग टू गो नाउ. उनकी अब कोई स्टैंडिंग नहीं रहेगी. उनकी दिस वाज देयर लास्ट बैटल एज इट वर, एंड ही वाज द पर्सन इन द फ्रंट जिसके जरिए वो लीड कर रहे थे. व्हिच इज व्हाई, जैसे सोलंकी साहब ने कहा, एंड आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इससे ज्यादा मैं बात नहीं करना चाहूंगा, मगर इशारा मैं इधर ही कर देता हूँ कि जो आखिरी वक्त पे जो काबीना को बुला के जो फैसला करवाने की कोशिश की गई जी, और बिल्कुल. तो मेरा ख्याल है दैट इज कैप्चर्स द एसेंस ऑफ दिस पावर स्ट्रगल जो हो रही थी बिहाइंड द सीन्स. अगर इमरान खान का अपना मसला होता तो व्हाई वुड ही टारगेट द आर्मी चीफ? आर्मी चीफ तो न्यूट्रल था. उसने क्या किया? उसने तो सिर्फ यही किया ना कि अपने कॉलीग्स के साथ मिलकर पीछे हट गया. तो दिस पॉलिसी वाज नॉट आर्मी चीफ्स पॉलिसी. दिस सारी पॉलिसी वाज द इंस्टीट्यूशंस पॉलिसी. बट विद इन दैट इंस्टीट्यूशन देयर वर लॉट्स ऑफ टेंशंस within a majority and a minority, and including people who are retired, जो कि आखिरी वक्त तक ट्वीट्स कर रहे थे. और जो लोग चाहते हैं जाके देख ले, मैं नाम नहीं लूंगा, कि जी देयर इज होप, डोंट गिव अप होप. अभी भी हम मतलब इस किस्म की बातें कर रहे थे. और ये सारी कैंपेन जो बिल्डअप की थी ऑफ गेटिंग brigadiers to and senior army officials to say on a little video saying I am with Imran Khan, I stand with Imran Khan, and then bombarding GSQ with that. ज्यादातर रिटायर्ड. हाँ, सारे रिटायर्ड. सर्विंग तो कोई नहीं कह सकता ना, सारे रिटायर्ड. Serving officer can't give a political opinion like that, but all retired. Or that was an attempt to put pressure on the core group that had decided that the institution will not do two things. Number one, it will not come in with martial law. Number two, सेठी साहब, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स कह रहे हैं कि आप जरा उर्दू में ज्यादा बात करें, अंग्रेजी कम करें. माफ कीजिए. अच्छा यार, रात का वक्त है अब. आप तो अच्छा ओके. इतनी तो अंग्रेजी मैं नहीं बोल रहा यार कि लोगों को समझ नहीं आ रही. मेरा ख्याल है आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं सोलंकी साहब. थोड़ा सा तड़का लगाएं अंग्रेजी का, लेकिन पूरा अंग्रेजी में ना करें. फिर मैं पंजाबी ची गल कर लवा तो ठीक है. ठीक है. फिर सारे कहणगे हुण मजा आ गया, हुण तड़के ही तड़के लग रहे ने. ओदे विच फिर मैं थोड़ी जी गाला शाला भी कढांगा. इज दैट एक्सेप्टेबल टू यू गाइस? वो मैं ओदे बगैर काम नहीं कर सकता. हर सेंटेंस विच मैनू एक गाल कढनी पएगी. नहीं सेठी साहब, ये बताएं कि वो जो तारीख का जो मामला है वो ठीक है, लेकिन दो सवाल अहम है. इमरान खान और उसकी पार्टी का क्या होगा, पंजाब में क्या होगा, और जो नई हुकूमत है उसके चैलेंज क्या? देखिए, मैंने रजा का सवाल इसलिए समझा बहुत अहम है, जिसकी वजह से मैं उसके ऊपर बात कर रहा था. बिकॉज उन्होंने ये पूछा था कि क्या वो जो पावर स्ट्रगल है वो खत्म हो गई है या नहीं. बिकॉज ही इज राइट. अगर वो रहती है तो एस्टैब्लिशमेंट के अंदर तो फिर तो बड़े मसले बन सकते हैं आगे. तो इसलिए आई नीडेड टू पुट दैट एट रेस्ट कि देखिए, वो मैं समझता हूँ कि इसके बाद द ग्रुप दैट हैज वन आउट
वो अब अकॉर्डिंगली दे विल मूव फॉरवर्ड। और आप देखिएगा ये ऑल दिस टॉक ऑफ डिवीजन फारग हो जाएगी, कुछ रिटायरमेंट्स आपको नजर आएंगी एंड सो ऑन। और मैं तो ये भी कहूंगा कि आर्मी चीफ जो है वो खुद नवंबर में रिटायर कर जाएंगे। और मैं ये भी कहूंगा कि अगला जो आर्मी चीफ आएगा विल बी नॉन कंट्रोवर्शियल। चले, बस इधर से ज्यादा मैं नहीं करूंगा बात। अच्छा, अब आइए आप जो आपने सवाल पूछा आगे क्या होगा। आपने पूछा इमरान खान। इमरान की पार्टी का क्या होगा, पंजाब में क्या होगा? देखिए, इस वक्त तो बड़ी डिसइल्यूजनमेंट है। पहले गुस्सा बड़ा था, अब सौरो होगा। और कुछ लोग तो सोचों में पड़ जाएंगे कि यार इस, जैसे आपने पूछा, इसका फ्यूचर क्या है। देखिए, कोई भी सियासी जमात इस किस्म के सिचुएशन से गुजरी हो जिसके साथ आखिर में उनका जो टक्कर थी वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो गई थी, तो वो फिर कुछ अरसे के लिए वो जमात जो है ना, उसके प्रोस्पेक्ट्स, उसके चांसेस जो है ना, वो खास अच्छे नहीं होते। और ये तारीख में आपने देख ही लिया है कि जब एक हुकूमत को निकाला जाता था तो अगली इलेक्शन में किसी सूरत में वो हुकूमत के लिए वोट नहीं पड़ता था, या वो आने नहीं दिया जाता था, या वोट नहीं पड़ता था, या दूसरों के लिए सहूलतें हो जाती थी। नवाज शरीफ को निकाला, बेनजीर आ गई, बेनजीर को निकाला, नवाज शरीफ आ गया। दोनों को निकाला, मुशर्रफ आ गया। मुशर्रफ को निकाला, बैक टू जरदारी साहब एंड देन टू नवाज शरीफ। तो अब इनको निकाला तो इनकी तो कोई चांस नहीं है इन माय व्यू, प्योरली ऑन स्टेटिस्टिकल बेसिस इनकी कोई चांस नहीं है अगली इलेक्शन में, जब भी वो होगी। मगर इससे ज्यादा मैं कहना चाहूंगा, देखिए इमरान खान साहब ने पार्टी नहीं बनाई थी, इनके लिए पार्टी बना के इनको हैंडओवर की दी गई थी, एस्टेब्लिशमेंट ने पार्टी बना के दी थी इनको। इनसे पता नहीं, कहते हैं ना 92 से मैं लगा हुआ हूँ। तो क्या बात है कि 2012 11 12 तक तो इनको इनकी पार्टी नहीं बन सकी थी, इनके पास 10 बंदे नहीं थे, एक सीट नहीं जीत सकते थे। तो फिर जब एस्टैब्लिशमेंट ने इनको पिकअप किया तो फिर एस्टैब्लिशमेंट ने इनकी पार्टी बनाई, और इनको पहले जलसे करा के दिए, और उसके बाद बंदे इकट्ठे करके दिए, और उसके बाद एमएनएज और एमपीएस इकट्ठे करके दिए, और फिर उनको जिताया और धरना भी करवाया। फिर इनके लिए इंपोर्ट भी किया गया ताहिरुल कादरी को, सब कुछ इनके लिए किया गया। तो अब मैं ज्यादा उधर नहीं जाते, लेट्स लुक एट द फ्यूचर। मगर उसका मकसद ये है कि इनकी कोई पार्टी नहीं थी, इनके कोर ग्रुप इडियोलॉग्स का था, और उन्होंने आते सार सबसे पहले उनकी छुट्टी कराई कोर ग्रुप की। और मैं समझता हूँ कि जो लाने वाले थे उनको भी फिक्र होगा कि ये कोर ग्रुप गड़बड़ करेगा, तो इनकरेज किया होगा इनको कि उनकी छुट्टी कराए। अब नाम नहीं लेते, आपको सबको पता है कि इनके जो सारे मेन लॉयलिस्ट और आइडियोलॉग्स थे, 2-3 रह गए, बाकी सारे जो है वो ऑन प्रिंसिपल छोड़ गए थे इनको, वेदर इट वॉज an ex-judge or it was an ex-bureaucrat or it was an ex-supporter from America and so on and so forth। बड़े लोग हैं। और आखिर में हाँ हामिद वजीर, खान, हाँ हाँ सारे बड़े बड़े आप जो बड़े 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 नाम बड़े थे। वो बनते थे ना, हामिद खान जी साहब भी जी बड़े, वो इंसाफ और जी जी, तहरीक। बिल्कुल बिल्कुल। वो और सब ने सिंसेरिटी में ज्वाइन किया था। लेट मी टेल यू दिस, दे ऑनेस्टली थॉट के यार दिस मैन, हम भी साथ हैं, और हमारी भी कुछ हैसियत है, हमारी भी कुछ अंडरस्टैंडिंग है, और ये बंदा भी हमारा एक अच्छा लीडर है, इसके साथ। बिल्कुल ऐसे ही हुआ था जुल्फिकार भुट्टो के साथ। बड़े जबरदस्त लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने भुट्टो साहब को जिताया इलेक्शन। जैसे ही भुट्टो साहब पावर में आए, विद इन 3-4 ईयर सबकी छुट्टी हो गई थी, सब छोड़ गए थे, बिकॉज फिर वो पावर अपनी डायलेक्टिक हो गया, और भुट्टो साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ जप्पी डाल दी थी, और अपने लोगों को और लोटे ले आए, और अपने जो आइडियोलॉग्स थे, क्योंकि वो उनको कहते थे ये ना करो वो ना करो, छुट्टी करा दी। यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही हुआ कि पार्टी इलेक्शंस भी नहीं कराए। जब इलेक्शन का वक्त आया तो इनके पास तो इलेक्शन जीतने वाली पार्टी कोई नहीं थी, कोई ग्रास रूट्स ही नहीं थे। तो फिर अगेन एस्टेब्लिशमेंट की हेल्प लेनी पड़ी कि जी अब वो हमें जिता के दें। अब लोगों को, वो आधे लोग जीत गए फिर भी पूरी नहीं बने, फिर भी एस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल करके जी लोटे जो थे या इंडिपेंडेंट्स थे उनको इधर उधर भेजा गया, लाए गए, कोई जहाजों में आ रहे हैं, कोई इधर से आ रहे हैं, कोई उधर से आ रहे हैं, वो आपने देख ही दिया। तो ये पार्टी तो थी नहीं। तो अब रह जाएगी ये पार्टी, अब बनेगी पार्टी, अगर बनेगी तो, अगर ये बना सकते हैं तो। बिकॉज इनके सारे लोटे छोटे जो थे ना वो सब फारग है, सब चले गए। अब जब इलेक्शन आएगी तो सिर्फ वही लोग खड़े होंगे इनके साथ जो जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि अब वी शुड डू समथिंग लाइक दिस फॉर चेंज, और बहुत कम होंगे ऐसे। और अगर और जो बेसिकली जो इलेक्टेबल्स है वो इनके पास नहीं आएंगे, वो या इंडिपेंडेंट खड़े होंगे, या वो नून लीग के पास जाएंगे, या पीपल्स पार्टी के पास जाएंगे। तो अगली इलेक्शन अगर तो 6 माह के अंदर हो जाती है तो खान साहब को कुछ नहीं मिलना,
he will be lucky if he gets 10 or 15 seats. पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, केपी में भी देखना है हालात वहाँ क्या, अभी भी सपोर्ट है इनकी वहाँ केपी में, और बिकॉज वहाँ उनकी लोकल गवर्नमेंट के पास पैसे बहुत मिले हैं सेंटर से, उन्होंने काफी पैसे वैसे खर्च किए हैं, एंड द एडमिनिस्ट्रेशन देयर वाज नॉट एज बैड एज इट वाज एज इन द फेडरल कैपिटल, एंड सो वहाँ अच्छे लोग भी थे, तैमूर झगड़ा झगड़ा जैसे लोग जो कि अच्छे काम कर रहे थे, एंड सो ऑन, तो और भी थे, तो मैं समझता हूँ कि वहां अभी भी ही हैज अ लिटिल बिट ऑफ अ सपोर्ट बेस। मगर आपने देखा ये जो लोकल इलेक्शंस हुए हैं, पहले राउंड में ये हार गए, हाँ, दूसरे राउंड में ये जीते हैं, मगर वो इसलिए जीते हैं कि इन्होंने सडनली दे रियलाइज्ड कि ये पुराने लोगों के ऊपर लेके ये काम नहीं चलेगा, इन्होंने फिर लोकल नीचे लेवल पे गए और वहां सीटें दी हैं, लोगों को टिकट दिए, जो कि अवामी लोग हैं, जो कि अब जीते हैं द सेकंड राउंड। पहले राउंड में इनका ये प्रॉब्लम था, बट एनीवे दैट्स अ सेपरेट इशू। तो आपका सवाल ये है कि आई थिंक इमरान खान जिस तरीके से वो एक्चुअली डिसऑनरेबली डिस्चार्ज हुए, और जो जिस किस्म के जितने उन्होंने झूठ बोले हैं, तो लोग आमतौर पे उनके अपने सपोर्टर्स हैं वो बड़े मायूस हैं कि यार ये क्या इन्होंने ड्रामे किए हैं, ये क्या किया, ये क्या किया, ये क्या झूठ बोला, ये क्या झूठ बोला। अब बहुत सी बातें निकलेंगी इमरान खान की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, इनके दोस्तों के बारे में, और इनके बारे में, और इनकी न्यू फैमिली के बारे में बहुत सी चीजें निकलेगी, और अब लोग यकीन करें या ना करें, आम लोग जो है वो तो यकीन करेंगे, जो गुलबर्ग टाइप्स है, या जो डिफेंस टाइप्स है, या जो कि एफ्लुएंट एरियाज के यंगर जनरेशन है, वो अब तो थोड़ी सी मायूस होगी, शायद वो अगली दफा उस तादाद में बाहर निकले भी ना वोट डालने के लिए इनके लिए, मगर वो उनके लिए नहीं डालेंगे, वो उनके अभी भी खिलाफ रहेंगे, इनके लिए नहीं डालेंगे। आधे आ जाएंगे डालने के लिए आउट ऑफ शेयर सेंस ऑफ लॉयल्टी या एरोगेंस या प्राइड और या ऑनर, मगर आधे आएंगे भी नहीं। सो आई प्रिडिक्ट दैट खान साहब इज गोइंग टू हैव अ प्रॉब्लम पुटिंग अ पार्टी टुगेदर और पुटिंग एन इलेक्टोरल टीम टुगेदर फॉर द नेक्स्ट इलेक्शंस। बिल्कुल। तो ये सेठी साहब फिर ये बताइए कि चलिए ये तो अभी इलेक्शंस का होगा सारा कुछ, अभी जो कल या मंडे को जो गवर्नमेंट इलेक्ट होगी, इसका टाइम होराइजन आप क्या देख रहे हैं? ये 6 महीने, साल, 1.5 साल, और उनके चैलेंजेस मेन क्या हैं, मुश्किलात क्या हैं? देखिए, मैं इत्तेफाक करता हूँ मियां नवाज शरीफ साहब की जो फलसफा है, या उन्होंने जो फॉर्मुलेशन की है बयानिए की, कि जितनी जल्दी इलेक्शन हो वो बेहतर है, और ये हुकूमत को ज्यादा देर नहीं रहना चाहिए। मगर मेरा ख्याल है ये जो मुकमुका हुई है, जिसके साथ पीडीएम बनी है, और उसके बाद अब आगे भी कुछ डेवलपमेंट्स होनी है, मेरा ख्याल है कि इनको कंसेशंस देनी पड़ी है। इन्होंने तो शुरू में चौधरी परवेज इलाही को भी कंसेशन दे दी थी इन ऑर्डर टू गेट द प्रोजेक्ट मूविंग फॉरवर्ड। तो मेरा ख्याल है कि जब वो परवेज इलाही साहब ने स्प्रिंग किया दूसरी तरफ, तो मेरा ख्याल है लंदन में नवाज शरीफ साहब ने सोचा होगा ये अल्लाह तेरी बड़ा शुक्र होया गया है, बिकॉज आई थिंक ही वाज क्वाइट अनहैप्पी कि ये अब हमें ये मजबूरी भी हमें करनी पड़ी है इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड। तो अब मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल हालात है आगे, और इमरान खान साहब नजर आएंगे डिस्पाइट एवरीथिंग। उनका डोंट फॉरगेट वन थिंग, सबसे ज्यादा कामयाब डिपार्टमेंट उनकी थी सोशल मीडिया की। उनके जो स्पोक्समैन थे दे वर नॉट वेरी गुड, शैलो किस्म के लोग थे, गाली गलौच वाले लोग थे। हमारे कल्चर में कोई एक छोटा सा सेक्शन है, टेडी बॉय सेक्शन, यूथिया सेक्शन, जो इस किस्म की जुबान और इस किस्म की हरकतें पसंद करता है, मगर मेजोरिटी वोटर जो है वो फिर भी हमारा एक तहजीब है, एक कल्चर है, एक तरीका है, हर एक को साहब कहना, हर एक को ये कहना, दुश्मनों के साथ भी हाथ रख के बात। खान साहब तो बिल्कुल ही फर्क किस्म के शख्स निकले। तो मैं समझता हूँ कि दिस विल हैव इट्स टोल, जिसे कहते हैं ना, इसका भी एक कीमत अदा करनी पड़ेगी। मगर जो नई हुकूमत है उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम होगा। ये जो मईशत जो हशर है यहाँ, इसको दो चैलेंजेस, एक ये कि अवाम को कुछ देना, दूसरा ये कि कर्जे इतने चढ़ गए हैं सिर के ऊपर कि कर्जे और लेने पड़ेंगे ताकि पुराने कर्जे उतारने के लिए। कारोबार चलता रहे। और वो कर्जे लेंगे तो उसके ऊपर टर्म्स बड़ी सख्त होंगी, और वो सख्ती यही होगी कि खर्चे अपने कम करें, टैक्सेस बढ़ाएं, लुब्बे लुबाब उसका, खर्चे कम करें, टैक्सेस बढ़ाएं, आपके पास जो पैसे आएंगे हमारे कुछ पैसे वापस भी करें, हाँ, ताकि और आगे आपको आपके लिए सहूलतें हों। वो कहते हैं कि बैंकों के पास जब आप जाए ना, कोई कंपनी,
तो बैंक देखती है आपकी बॉटम लाइन क्या है। बॉटम लाइन से मुराद ये होती है कि आपकी कोई प्रॉफिटेबिलिटी भी है कि नहीं। ये तो नहीं कि आपको कर्जा दे रहे हैं तो आप तो ये कर्जा वापस ही नहीं कर सकेंगे। जिस किस्म के आपके मैनेजमेंट है, जिस किस्म की आपकी पॉलिसीज हैं, ये तो और भी अगले साल तो आप हमारा भी 10 करोड़ आपको दे रहे हैं, ये भी डूब जाएगा। तो फिर क्या होगा? तो वो मॉनिटर करते हैं, वो ऑडिट करते हैं। इसी तरीके के साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी जो आपको पैसे देती है, वो भी ऑडिट, उसके भी ऑडिटर्स होते हैं कि यार ये पैसे वापस भी मिलेंगे कि नहीं। तो अब बात यह है कि उसके लिए फिर आपको कुछ ऐसे इकदाम करने पड़ेंगे जिसके साथ चीखें निकलेंगी यहाँ। अब देखना ये है कि ये हुकूमत जो है, अगर तो ये 3-4 महीने के लिए आती है तो मैं तो समझता हूँ जितनी जल्दी ये जाए वो बेहतर है। क्योंकि अगली हुकूमत आए उसके ऊपर कोई दाग ना हो, कोई उसने वादे ना किए हो उनके लोगों ने कि जी हम ये देंगे और देंगे, और ये 2-3-6 महीने में ना दे सके। वो आए, उनके पास 5 साल हो, और उन 5 साल में एक पूरा प्लान के तहत आए, स्टडी करके आए, जो खान साहब ने कभी की नहीं थी, कि अब हमने आगे कैसे टैकल करना है। अब पहले साल में ये करना है, दूसरे साल में ये करना है, तीसरे साल में ये करना है, चौथे साल में ये करना है, पांचवें साल में ये करना है। एक पूरा 5 ईयर प्लान बना के आए इकोनॉमिक डेवलपमेंट का और इकोनॉमिक पॉवर्टी को खत्म करने का या कम करने का। उसके तहत करें, और यार्ड स्टिक्स और कांस्टेंट चेकिंग और ऑडिटिंग हो, ये हो रहा है। ये हमारे यहाँ ये ट्रेनिंग नहीं है इस किस्म की चीज की। ये सेंट्रलाइज सिस्टम्स में ट्रेनिंग होती है। इस किस्म के लूज कोलिशन सिस्टम्स या डेमोक्रेटिक सिस्टम्स के अंदर इतनी वो नहीं होती ट्रेनिंग। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि एक तरफ इंटरनेशनल कम्युनिटी, और जहाँ से आप पैसे लेते हैं, जिनको पैसे वापस करने होते हैं, जिनकी रेटिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ आप इंटरनेशनल बॉन्ड्स फ्लोट होते हैं, यहाँ से हॉट मनी आती है और जाती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये बहुत से इसके पहलू हैं, बहुत सी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको खुश करना होगा और उनके मुताबिक, उनकी हिदायत के मुताबिक चलाना होगा। मगर उसके साथ आम आदमी के ऊपर भी बड़ा बोझ पड़ सकता है। अब देखना ये है, मेरा हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है, ये मुश्किल काम नहीं है। उसकी वजह यह है, इस मुल्क में बड़े अमीर लोग हैं। अब जो भी बोझ पड़ना है वो अमीरों के ऊपर पड़ना चाहिए, गरीबों के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। और उसके तरीके हैं, मगर सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि पार्लियामेंट जो है वो तो अमीरों की है, सियासी जमातों में जो लीडर्स हैं वो सारे अमीर हैं। अब ये लोगों को एक्सपेक्ट करना कि ये अपने अपने जेबों में से काट के, जो इनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस और प्रॉफिट्स हैं, वो काट के और आपको देंगे ताकि आप गरीबों के ऊपर, उनकी तालीम, उनकी सेहत, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी कुछ खुशहाली के लिए आप वो पैसे खर्च करें। तो ये हमेशा मुश्किल काम होता है, इसीलिए वो कहते हैं कि रिफॉर्मर चाहिए। अच्छा, अब ये बिल्कुल हो सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है, और मैं समझता हूँ कि इतने भी ज्यादा सेक्रीफाइस अमीरों को करने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी सेक्रीफाइसेस, बट इम्प्लीमेंटेबल सेक्रीफाइसेस जो हो सकती है। इस वक्त हमारा टोटल रेवेन्यू कितनी है? कोई 6,000 बिलियन। जी। मैं समझता हूँ कि बड़ी आसानी के साथ अगले 2 साल में ये 10,000 पे जा सकती है। मगर बात यह है कि अगर आपने 10,000 पे ले जाते हैं और फिर भी आप गरीबों के लिए कुछ नहीं करते, फिर भी इकोनॉमी जो है वो उस तरीके से अब्जॉर्ब नहीं करती एम्प्लॉयमेंट के लिए, और तालीम आपकी बेहतर नहीं होती, तो फिर आप कहाँ जाएंगे? और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है बढ़ती जाती है। अब ये कोविड के जमाने में आपने देखा, और डिवैल्यूएशन, आवाम तो पिस गई ना, नौकरियां भी गई कोविड के जमाने में, और ऊपर से ट्रैवल भी रिस्ट्रिक्ट हो गया। जो बाहर जाते थे पैसे कमाने के लिए, एक्सपोर्ट मैन पावर, वो भी हाँ। रिस्ट्रिक्ट हो गई। और ऊपर से एक्सचेंज रेट जो जिस तरीके से डिवैल्यू हुआ है, बिकॉज अगेन इकोनॉमी इज इन अ बैड वे, तो महंगाई होगी। तो प्रॉफिट्स किसने बनाई है? इमरान खान खुद कहते थे कि मैंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को चला दिया और बड़ी प्रॉफिट्स बनवा दी उनकी, सीमेंट इंडस्ट्री को चला दिया और बड़ी प्रॉफिट्स बनी, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को हमने चला दिया है और बड़ी प्रॉफिट्स उनकी बना दी। तो सवाल ये था कि जरूर बनाए प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स के बगैर कोई कारोबार नहीं होता। मगर यार वो प्रॉफिट शेयरिंग भी तो होनी चाहिए ना। वो हुकूमत के जरिए यू हैव टू टेक बैक सम ऑफ द प्रॉफिट एंड देन स्प्रेड इट थिन और थिक ओवर द इम्पोवरिश्ड पीपल। अब वो यहाँ हुआ नहीं कभी, तो जिसकी वजह से इतनी बेचैनी थी। अब ये चैलेंज होगा अगली हुकूमत के लिए, और मैं समझता हूँ ये जल्दी इनको खत्म करनी चाहिए ये हुकूमत। ये देर नहीं इसमें करनी चाहिए। देर करेंगे तो बहुत सी चीजें रह जाएंगी जो करने वाली होंगी, और फिर तनकीद होगी, और खान साहब बैठे होंगे बाहर, चीखें मार रहे होंगे पहले कि आप पिट्ठू हैं अमेरिका के और आपने और बेच दी और भेज दी। एनएस और फिर उन्होंने उन्होंने कल तो ऐलान किया अपने जलसे में कि मैं चलने नहीं दूंगा। उन्होंने कहा पहले तो मैं मानूंगा नहीं इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को, फिर उन्होंने कहा कि मैं इसको चलने नहीं दूंगा। ये याद रखो, मतलब ये बड़ी तड़ी है। बिल्कुल तड़ी है। और देखिए आखिरी आखिरी दिन तक इन्होंने जो
सहाफ़ी हैं, सियासतदान हैं, दानिश्वर हैं, उनको गिरफ्तार करने, उनको गद्दार करार देने, उनके खिलाफ एफआईए, एफबीआर, सेठी साहब आपका नाम भी शामिल था जिनको ये गिरफ्तार करना चाहते। जी हाँ, तो अब बात यह है कि अब तो अपने आप को बचाएं गिरफ्तारियों से। हालांकि मैं समझता हूँ वो रास्ता नहीं लेना चाहिए अगली हुकूमत को। ये अब बंद करना चाहिए हमें, ये गिरफ्तारियां और विक्टिमाइजेशन। नैब को रिफॉर्म करें, अच्छा अदारा बनाए उनको, मगर ये ऐसा बनाए कि कभी आगे से ये वो विक्टिमाइज ना कर सके, किसी सियासी हुकूमत के हाथ में वो एक पावर वेपन ना बन जाए। मगर वो उसके लिए भी बड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज जिस किस्म के लोग वहां भर्ती हुए हैं वो उनको यही करना आता है और उनको करना नहीं आता। अगर आप नैब का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, वो अपना प्रोपेगेंडा बड़ा करते हैं, मगर नैब का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, उनकी जो 90% जो उन्होंने पैसे इकट्ठे किए हैं, दे आर आउट ऑफ डील्स, दे आर नॉट आउट ऑफ कन्विक्शंस। उनके वो तो कन्विक्शन करवा ही नहीं सकते किसी चीज, वो तो जेलों में डाल के धमकी दे के पैसे निकलवा लेते हैं, और ये कोई तरीका नहीं होता। अच्छा अच्छा, एनीवे, तो ये नैब की रिफॉर्म है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यू हैव टू नाउ गिव अगले 3-4 महीने जो कि बड़े खतरनाक हैं। आईएमएफ के साथ नेगोशिएट करना है, पैसे लेने हैं, बजट तैयार करना है। अब बजट इज गोइंग टू बी द मेक और ब्रेक। अगर बजट इन्होंने ऐसा किया और लोगों की चीखें निकल गई, तो ऑनेस्टली मैं ये कहूंगी अगली इलेक्शन में जब जाएंगे तो पता नहीं कोई और ना कोई मेगलोमेनिया डेमागॉग पे निकल आए, या कोई रिलीजियस पार्टीज की तरफ ही ना तवज्जो लोगों की हो जाए कि चलो जी अभी ट्राई कर लिया, अभी ट्राई कर लिया, तो इन्होंने भी जरा कर लिए पार्टी ऑफ गॉड, अल्लाह खैर सल्लाह, इधर चले चलते हैं। तो ये एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, और मैं समझता हूँ ये मेन स्ट्रीम पार्टीज के लिए दिस इज देयर लास्ट चांस। इमरान खान इज फेल्ड। अब अगर ये हुकूमत अगली जो आएगी, ये अगर फेल हो जाती है, रजा आई देन फोरकास्ट कि अवाम और एस्टेब्लिशमेंट जो है ना डेस्परेट हो जाएंगे, और फिर वो ऐसे कोई ऑप्शंस ना सोचने शुरू कर दें जो कि विच माइट बी द एंड ऑफ दिस कंट्री। बिकॉज वो डेस्परेशन में जो ऑप्शंस सोचे जाते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं, और दे आर बिल्कुल ऑल बिल्कुल। अथॉरिटेरियन, दे आर हाँ ऑल अथॉरिटेरियन। एंड वो इनकलाब के कपड़े के पीछे या बुरके के पीछे इनकलाब ला, वो उस किस्म का खाते शुरू हो जाते हैं। जी हाँ। और आज तक जो हमने तारीख में देखा है, जब इनकलाब आए हैं तो शुरू में तो बहुत खून खराबा हुआ है, और वही इनकलाब कामयाब हुआ है जो कि फिर जिसने अपने आप को खा लिया हो, लाइक इन चाइना। वो जी चाइना, बिल्कुल, चाइना इज नाउ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इट्स नॉट अ सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो मतलब ये है कि वो कल्चरल रेवोल्यूशन का फेलियर हुआ जी जी। 1960s में, तो उसके बाद जाके चाइना की डेवलपमेंट शुरू हुई, नहीं तो और भी बड़ा कुछ हो जाना था चाइना के तो साथ। सेठी साहब हमारा वक्त बहुत लेट हो गया, मेरे ख्याल से हम इसको रैप अप करते हैं। एक सवाल मुझे ये गौहर कुरैशी ने लिखा हुआ है कि क्या आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होगी इमरान खान के खिलाफ और स्पीकर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ? देखिए, नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 6 को रखना चाहिए ओनली फॉर मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल। सारी कॉन्स्टिट्यूशन की जब छुट्टी हो तो फिर ये इस किस्म के कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस के लिए देखा ना आपने, वी हैव अ सिस्टम स्टिल जो कि आखिर में बचाई जाता है। आर्टिकल 6 शुड बी ओनली फॉर फिजिकल मिलिट्री टेक ओवर्स। मेरा ख्याल है आर्टिकल 6 को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। जैसे ये जब अगर आपको बंदा को बात कर दे तो सेडिशन का चार्ज लगा देते, ये बिल्कुल वैसी चीज है। आर्टिकल 6 सोच समझ के लगना चाहिए, और सेडिशन के चार्जेस भी नहीं लगने चाहिए हर दूसरी बात के ऊपर। तो ये इस किस्म की चीजें हमें करनी पड़ेगी। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ application of Article 6 except in the most heinous cases and serious cases. That would be only in the event of a military takeover and a full-fledged overthrow of the Constitution. Uh, Otherwise, Article 6 is not a good idea. I'm not in favor of it. बिल्कुल। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये अब पाकिस्तान में कुछ स्टेबिलिटी आए, माशी स्टेबिलिटी आए, क्योंकि वो उस वक्त अर्जेंट जरूरियात हैं। मेरे ख्याल से जो कुछ आज हुआ है उसमें आइन और जमहूरियत की फतह है। पार्टीज और पार्टिजानशिप तो एक अलग बात होती है। असल बात है कि जैसे आपने कहा सेठी साहब के बड़ा अच्छा आज का लेसन जो ड्रॉ करना चाहिए कि अभी भी पाकिस्तान हैज अ वर्केबल सिस्टम जो रास्ता निकाल लेता है। ठीक है ना, तो ये बड़ी फतह है, बड़ी विन है ये। जी बिल्कुल मैं समझता हूँ कि वी शुड स्टिक विद डेमोक्रेसी, वांट मोर ऑफ इट। और मैं आपको जाते जाते ये कह दूं, ये जमहूरियत की बहुत बड़ी फतह है,
और मैं ये समझता हूँ कि इसके साथ एस्टेब्लिशमेंट ने भी बहुत कुछ सीखा होगा या सीखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ऑन दैट पार्टिंग नोट। नाजरीन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, और इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, और खुदा हाफिज।